सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज में। दोस्तों, असम के गुवाहाटी के अंदर में एफआईआर लॉन्च हुई है दो पत्रकारों के खिलाफ। आपको बता दूं कि ये दो पत्रकार द वायर, जो कि डिजिटल मीडिया चैनल है दोस्तों, प्रोपागेंडा के लिए फेमस है। आए दिन हम देखते हैं कि भारत के अंदर में प्रोपागेंडा मचाने में इनका नाम सबसे सर्वप्रथम आता है। इनका एक पूरा इकोसिस्टम है जो इनके साथ में काम करता है, इनके मालिक और इनके आकाओं के इशारों पे। अब आपको बता दूं कि करण थापर, जो कि एक पत्रकार कहते हैं खुद को, वो द वायर में काम करते हैं, इनके खिलाफ, और सिद्धार्थ वरदराजन, जो कि एक यूएस बेस्ड जर्नलिस्ट है दोस्तों, पढ़ाई उन्होंने यूएस में की है, तो वो इनके मालिक है चैनल के। अब इन दोनों के खिलाफ में एफआईआर लॉन्च हुई है असम के गुवाहाटी में। गुवाहाटी पान बाजार क्राइम ब्रांच में आज यानी कि 22 तारीख को उनको पहुंचना है वहां पे जवाब देने। इनके ऊपर जो एफआईआर लगी है दोस्तों, वो संख्या है 032025। बीएनएस की धारा 152 लगाई गई है इनके ऊपर में, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को दोस्तों खतरे में डालने के लिए ये जो 152 धारा है। अब दोस्तों, इन्होंने क्या कर दिया ऐसा, आपको बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में पाकिस्तानी नेताओं को अपने चैनल में मंच देके एक तरीके से यह नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की, यह तो हिंदू और मुस्लिमों के बीच का युद्ध है, या फिर इंडिया को क्या सच में एक्शन लेना चाहिए था पाकिस्तान के ऊपर में। कितने हमारे फाइटर जेट्स आप लोगों ने मारे हैं, आप लोगों ने कितने, हमने कितने मारे हैं, ये ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। और कहा जाता है उस वक्त में दोस्तों इनके चैनल में ऐसे ऐसे लोगों को मंच दिया गया जो कि भारत की अखंडता और संप्रभुता पे अटैक माना जाता है एक तरीके से। विचार आपके कुछ भी हो सकते हैं दोस्तों, जब बात देश की आती है ना, तब आइडियोलॉजी मैटर नहीं करती, तब मैटर करता है एकमात्र देश की बातें होनी चाहिए। फिर दोस्तों इनके ऊपर में धारा कई और लगी है। धारा 196 विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए। फिर धारा 197 ब्रैकेट में 1 D/3 धारा 353, 45 एंड 61। धारा 152 को आईपीसी की धारा, इंडियन पेनल कोड की धारा 124A, यानी कि राजद्रोह का नया रूप माना जाता है इसको। 12 तारीख को इनको समन किया गया था, 12 अगस्त को। कहा जाता कि उसके बाद में इन लोगों ने फोन भी नहीं उठाया कहीं। अब आज 22 तारीख है, आज देखते हैं कि ये लोग वहां जाते हैं कि नहीं, गुवाहाटी के अंदर में इनसे पूछताछ होती है कि नहीं। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ इनके साथ। इनके आप कभी भी वीडियोस आपने देखे होंगे तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि ये एक टारगेटेड प्रोपागेंडा बेस्ड चैनल है। अपना प्रोपागेंडा स्थापित करने के लिए दोस्तों ये लोग अपने एक चैनल के माध्यम से अपनी एक ऑडियंस को कैटर करते रहते हैं। अब सिद्धार्थ वरदराजन वही है भाई साहब, नंदिनी सुंदर जी इनकी वाइफ है, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर है। वो जो मैंने कल एक वीडियो बनाई थी उसमें कहा था ना कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ में एक कानून हुआ करता था दोस्तों, जिसका नाम था सालवा जुडुम बोलते थे उसको। तो उस नियम के तहत में नक्सलियों के खिलाफ में आदिवासी ट्राइबल लोगों को हथियार देती थी सरकार। उसके खिलाफ में पिटीशन इनकी वाइफ ने ही दायर की थी, जिसके बाद में आज की डेट में वाइस प्रेसिडेंट के जो कैंडिडेट है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, बी सुदर्शन रेड्डी जी, वो उस वक्त में जस्टिस थे। तो उस वक्त में उन्होंने पूरी तरह से दोस्तों इसको खत्म कर दिया था, इस नियम को। तो आप समझ सकते हैं कहां से कहां तार जुड़ते हैं। एनीवे, मुद्दे पे आते हैं। अब दोस्तों इन दोनों के खिलाफ में जैसे ही इनको समन किया गया, इनको पूछताछ के लिए बुलाया गया, एक तरीके से राजद्रोह का केस लगा तो है। अब किसी बीजेपी के नेता ने ये केस लगाया, पुलिस का काम है कि भाई हम
एफआईआर कोई लॉन्च करवा रहा तो कर देंगे, फिर कार्यवाही तो करेगी ना पुलिस, तो पूछताछ के लिए बुलाया इनको। पूरा का पूरा इकोसिस्टम कांग्रेस पार्टी सहित दोस्तों अब इसको बोल रही है कि अभिव्यक्ति की आजादी को खतरा है, हमारे जो जर्नलिज्म है, जर्नलिज्म की आवाज को दबाई जा रही है। हमारा चौथा पिलर है दोस्तों मीडिया, मीडिया की आवाज दबाने के काम कर रही है बीजेपी, ये आरोप लगा रहे हैं। अब प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, फिर द इंडियन वुमेन प्रेस कॉर्प्स और द एडिटर्स गिल्ड, इन लोगों ने तो खंडन किया है कि भाई साहब आपने जर्नलिस्ट को कैसे ऐसे बोल सकता है, हमारी अभिव्यक्ति की आजादी का क्या, पत्रकार की आजादी का क्या। भाई पत्रकार की आजादी का यह मतलब नहीं कि जब आपका देश युद्ध में हो आप अपने देश के खिलाफ में बयान दो, या आपके प्लेटफॉर्म पे ऐसा कोई व्यक्ति आ जाए देश की भारत के खिलाफ बोलने वाला, या देश के खिलाफ में कोई काम करने वाला। अभिव्यक्ति की आजादी क्या होती है? मीडिया की स्वतंत्रता का क्या होता है? मतलब क्या आप कुछ भी कर लोगे और बोल के निकल जाओगे? अभी 2 दिन भी नहीं हुए, सीएसडीएस जो कि एक रिसर्च करती है दोस्तों, उसने जो इलेक्शन कमीशन के फर्जी डेटा एक बना के पोस्ट किया था सोशल मीडिया में, पूरे भारत के अंदर में राहुल गांधी जी लालटेन लेके अपने हाथ में घूम रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ में बयान दे रहे हैं, हर जगह पे जाके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हर बार राहुल गांधी अपने सामने नए लोगों को लेके आते हैं, दूसरे ही दिन वो लोग खुद बोलते हैं कि मुझे राहुल गांधी की तरफ से बताया गया था उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा कि राहुल गांधी के सामने आपको ये बोलना है। और वो भाई साहब सीएसडीएस ने, जिसने ये डेटा पहले पब्लिश किया था, 2 दिन पहले सोशल मीडिया से एक्स प्लेटफॉर्म से डिलीट करके माफी मांग रहे हैं कि मुझे माफ कर दीजिए। अब हर जगह से उनके ऊपर में एफआईआर हो रही है, फिर वो चाहे नागपुर से हो, फिर वो चाहे अलग अलग संस्थाएं करे। तो इसमें अभिव्यक्ति की आजादी क्या है भाई? अभिव्यक्ति की आजादी मतलब ये नहीं कि समाज के अंदर में एक गलत इंफॉर्मेशन सर्कुलेट की जाए, प्रोपागेंडा के तहत में भारत के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ बातें की जाए। अर्नब गोस्वामी को जब जेल में पकड़ा गया था उस वक्त में कांग्रेस के साथ में उद्धव ठाकरे की सरकार थी महाराष्ट्र के अंदर में। आज कांग्रेस पार्टी के गौरव गोगोई गुलाटी मारते हुए पहले आ गए और बता रहे हैं कि प्रेस की फ्रीडम कहां है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का क्या, डेमोक्रेसी कहां है, डेमोक्रेसी खतरे में आ जाती है। उस वक्त में महाराष्ट्र के अंदर में सरकार किसकी थी? उद्धव ठाकरे की थी, कांग्रेस की थी और शरद पवार की पार्टी की थी। जब अर्नब गोस्वामी को पकड़ा था इन लोगों ने, जेल में डाल दिया था भाई, उस वक्त में कोई एडिटर्स गिल्ड नहीं आया था, कोई प्रेस क्लब ऑफ इंडिया नहीं आया था। ये जितनी भी संस्थाएं आज दिख रही हैं आपको, ये करण थापर और सिद्धार्थ वरदराजन, ये लेफ्ट इकोसिस्टम वाले जितने भी प्रोपेगेंडिस्ट पत्रकार है ना, जिनको नरेंद्र मोदी जी अर्बन नक्सल कहते हैं एक तरीके से, तब सब खड़े हो जाते हैं। लेकिन अर्नब गोस्वामी के वक्त में कोई खड़ा नहीं हुआ था भाई। असल में रीजन क्या है ना दोस्तों, कि एक वक्त था बड़े अय्याशी करते थे ये लोग। कांग्रेस की सरकार ने इनको लालन पालन पोषण बहुत जबरदस्त तरीके से किया है। फ्री की दारू प्रधानमंत्री के जहाज में इनको मिल जाती थी, मिनिस्ट्री बनवा देती थी, रेडिएटिव स्टॉप को पता ही है ना। ऐसे भी पत्रकार थे जो मिनिस्ट्री डिसाइड करते थे कि इनको कौन सी मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए, सौदा करते थे। तो एक टोला उनमें से इनका भी है। आज की डेट में भारत के अंदर में कौन सी एजेंसी को कहां से फंडिंग मिल रही है, फिर वो चाहे देशभक्त चैनल्स हो या देश विरोधी चैनल्स हो, पूरी की पूरी जांच होनी चाहिए सरकार के द्वारा। और विदेशी फंडिंग पूरी तरह से बैंड होनी चाहिए ऐसी संस्थाओं को। इनके लिए वकील भी खड़े हो जाते हैं दोस्तों। इनके लिए तो छोड़िए, दूर की बात है, ये लोग तो पैसे वाले हैं भाई। बांग्लादेशी, अवैध बांग्लादेशियों को जो भगाते हैं ना हम लोग,
उनके पक्ष में भी एक पूरा तबका वकीलों का खड़ा हो जाता है, एनजीओ खड़ी हो जाती है। तो एक पूरा जो इकोसिस्टम है इनके लिए वो हमेशा तैयार रहता है। आप देखिए आशुतोष, वो जो पहले आम आदमी में था, IDN 7 में था, अपने खुद का चैनल सत्या क्या समथिंग कुछ चलाता है, उसने भी आर्टिकल लिख रहा है भाई। वो भी एक न्यूज लॉन्डी बोल के एक है, सबको पता ही आपको। ये सब चट्टे बट्टे हैं, ये सब एक इकोसिस्टम के ओप्पो वीवो यही है, सब एक ही डीएनए के हैं। नाम बस अलग अलग कंपनी खोल के रखी है, अलग अलग दुकान चला रहे हैं ये लोग। सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया है तो ये पूरा इकोसिस्टम रैटल हो गया। सोशल मीडिया में लिख रहे हैं कि प्रेस की आजादी का क्या। भाई प्रेस की आजादी का मतलब यह नहीं होता कि आर्मी को आप कुछ बोलो, आर्मी के खिलाफ बोलो, भारत के खिलाफ बोलो, या प्रोपागेंडा फैलाओ, झूठा नैरेटिव फैलाने की कोशिश करो। भारत के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में। जाओ ना अपने बाप चाइना को बोलो, चाइना में अगर ऐसे पत्रकार होते ना गायब कर दिए जाते हैं। सिंजियांग रीजन में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ, आज तक भारत के किसी भी न्यूज़पेपर में आपने देखी, किसी ने बात की है? नहीं। इनको चिंता किसकी है पता आपको? अवैध बांग्लादेशी जो भारत में रहते हैं, जो अवैध रोहिंग्या घुसते हैं, जिनको पकड़ने की कोशिश कर रही है सरकार, पकड़ पकड़ के फेंक रही है उधर, उनकी चिंता इन लोगों को होती है। वो दबे कुचले मासूम लोग हैं। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से पाकिस्तान को ठोका है भारत ने, पूरे विश्व के बड़े बड़े वेस्टर्न कंट्री से लेके, ऑस्ट्रेलिया से लेके, हमारे एशिया पैसिफिक रीजन से लेके, ग्लोबल साउथ रीजन से लेके, हर कोई कंट्री में तारीफ की और बताया कि पाकिस्तान की किस तरीके से धुनाई हुई है। लेकिन हमारे यहां पे बैठ के पाकिस्तानियों को मंच साझा करके एक तरीके से क्या फायदा, इनको लगता है दोस्तों कूल। ये कैसी बातें करता है आपको पता है? क्या मिलता है युद्ध करके? शांति बहाल क्यों नहीं कर सकते? क्या हम पब्लिक पीपल टू पीपल कांटेक्ट नहीं रह सकते अच्छे से? क्या दोनों देश आपस में प्रेम मोहब्बत से नहीं रह सकते? क्या मिलेगा युद्ध करके? भारत को क्या इतने जोर से मारना चाहिए? नहीं, बड़ा देश है, बड़ा दिल दिखाना चाहिए। इनको लगता है बड़ा कूल दिखेंगे, सफेद वफेद बाल करके, अपने एक हाथ में पेन ऐसे लेके, चश्मे ऐसे पहन के। इनको लगता है इंटेलेक्चुअल है, तो बेवकूफ, इंटेलेक्चुअल दिखने की कोशिश तो करे, लोगों को लगेगा वो बड़ा इंटेलेक्चुअल लोग है। ये सब डपली गैंग है, वो जेएनयू वाले, ये सब उसी गैंग के चट्टे बट्टे हैं। इनका पूरा एक इकोसिस्टम है दोस्तों, पूरा एक इकोसिस्टम। एक के ऊपर में भी खरो जाएगी ना, इनका एक अपना नाटो अलायंस बना लिया इन लोगों ने। एक को खरोच आती है तो सब खड़े हो जाते हैं, सब तिल मिला जाते हैं। और ये तो शुरुआत है। पूछताछ के लिए बुलाया, देखिए पहले ये लोग जाते हैं कि नहीं। अगर जाते भी हैं, पूछताछ होगी, अगर कुछ पाया गया इनके खिलाफ में, सबूत हुए, तो नपेंगे ये दोनों पूरा का पूरा। ये गौरव गोगोई, इनको बड़ा दर्द हो रहा है ना। 10 सितंबर का इंतजार कीजिए, जब हेमंत बिस्वा शर्मा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे इनका पाकिस्तान प्रेम, इनका पाकिस्तानी रिलेशन क्या है। इनकी वाइफ जो है गौरव गोगोई की, वो काम करती थी, एक एनवायरमेंटलिस्ट थी एनजीओ में, पाकिस्तान में भी रहे हैं और उनके आईएसआई के साथ में अच्छे कांटेक्ट रहे हैं, बहुत क्लोज घनिष्ठ रिलेशन रहे हैं। ये हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने कहा है। और गौरव गोगोई की वाइफ, उनके 2 बच्चे, ये 4 जन में से 3 जन भारत के नेशनल है ही नहीं। ये हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने अभी 1 हफ्ते पहले ही कहा था। 10 सितंबर की राह देखिए गौरव गोगोई जी, आपकी जो तकलीफ हो रही है ना आपको, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे हमारे सैनिक, भारत के खिलाफ आपके कुछ नेता लोग, तो देखिएगा आप
चुनाव में कोई वोट तो देता नहीं है उनको। अब पब्लिक को भी गाली देंगे कि तुम लोग सालो वोट नहीं देते हो हमें, इसलिए हम चुनाव हारते हैं, तुम लोग देशद्रोही हो, ऐसे ही बोल देंगे, क्योंकि हर जगह घूम रहे हैं ना लालटेन लेके नेता आपके। तो ये लोग जिनको प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो पूरा इकोसिस्टम है, एक वक्त में इनको अच्छा ट्रीटमेंट मिलता था, मोदी के राज में मिलता नहीं है, और मोदी के खिलाफ इनको अच्छे से लालन पालन करके इनको एक टूल किट दी जाती है। आप देखिएगा, इनके एक व्यक्ति अगर इनका एक मुद्दा उखाड़ता है ना, तो सारे के सारे इनके जितने भी चट्टे बट्टे ओप्पो वीवो, मैंने कहा था ना, जितनी भी अलग अलग इनकी फ्रेंचाइजी है अलग अलग नाम से, यह सब एक मुद्दे पे प्रोपेगेंडा सर्कुलेट करने की कोशिश करते हैं। एनीवे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज आप कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।